जय हिंद दोस्तों, मैं अखिल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार अक्की रोज़गार में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे हैं। प्यारे साथियों, कल हमने हिंदी को पढ़ना प्रारंभ किया। हिंदी में हमने हिंदी वर्णमाला को पढ़ा और अंत में हमने देखा स्वरों का वर्गीकरण और साथ ही हमने देखा र के भेद रूपों को, जिसमें कि हमने र के 3 भेद रूपों को देखा। पहला सामान्य रूप, दूसरा रेफ रूप और तीसरा पदेन रूप। हमने समझा था कि रेफ रूप केवल र का आधा रूप होता है, बाकी अन्य सभी पूरे रूप होते हैं। तो दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं और सीखते हैं कोष्ठकाकृति के आधार पर स्वर। कोष्ठकाकृति के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, पहला वृत्तमुखी और दूसरा आवर्तमुखी। कोष्ठकाकृति के आधार पर स्वर। आधार पर स्वर ये 2 प्रकार के होते हैं, पहला वृत्तमुखी और दूसरा आवर्तमुखी। और दूसरा है आवर्तमुखी। वृत्तमुखी में हम 4 स्वर को ऐड करते हैं, वो है ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और औ। और आवर्तमुखी में हम री स्वर को छोड़कर बाकी जो भी बचे स्वर हैं उनको ऐड करते हैं, जैसे कि ए, आ, ई, दीर्घ ई, ऊ हो गया, डी को छोड़ देंगे, बाकी बचे ए और आई। हमने सीखा आवर्तमुखी के आधार पर स्वरों का प्रकार, यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, वृत्तमुखी और आवर्तमुखी। अब हम देखते हैं जातीय विभाजन, स्वरों का जातीय विभाजन। स्वरों का जातीय विभाजन भी 2 प्रकार का होता है, पहला सजातीय और दूसरा विजातीय। अगर मैं सजातीय स्वरों की बात करूं तो वे स्वर जो समान जाति के होते हैं, और विजातीय स्वर वे जो अलग अलग जाति के होते हैं। जैसे अभी हम देखते हैं जातीय विभाजन। जातीय विभाजन। जातीय विभाजन भी 2 प्रकार का होता है, पहला सजातीय, यानी समान जाति के जैसे आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ। अब ये समान जाति कैसे हैं? ए प्लस ए बराबर आ, ई प्लस ई बराबर दीर्घ ई, ऊ प्लस ऊ बराबर दीर्घ ऊ। अब हम बात करते हैं विजातीय स्वर। विजातीय जो अलग अलग जाति के हैं, समान जाति के नहीं। जैसे ए, आई, ओ और औ। जैसे कि ए बनता है ए प्लस छोटी ई से, और ई बनता है ए प्लस ए से।
और ओ बनता है ए प्लस औ से, ऊ से, और औ बनता है ए प्लस ओ से। तो यानी कि इनमें समान जाति थी तो ये सजातीय हो गए, इनकी समान जाति नहीं है तो ये विजातीय हैं, क्योंकि यह अलग अलग जाति से मिलकर बने हैं। और अब आप बात करेंगे कि 4 और 3 7, स्वर की संख्या होती है 11। ये 7 है तो 4 स्वर और कहाँ गए, वो स्वर किस श्रेणी में आते हैं? तो बाकी जो 4 बचे हुए स्वर हैं उनको हम सप्तंत्र स्वर कहते हैं। आप नोट करेंगे सप्तंत्र स्वर। सप्तंत्र स्वर हम कहते हैं जो बचे हैं, जैसे कि ए, ई, ऊ और री। क्योंकि ये सप्तंत्र हैं, ये किसी से मिलकर नहीं बने, इसलिए इन्हें सप्तंत्र की श्रेणी में रखा गया है। अब हमने देखा जातीय विभाजन। जातीय विभाजन दो प्रकार के होते हैं, सजातीय और विजातीय। सजातीय जो समान जाति के होते हैं, विजातीय जो समान जाति के नहीं होते। सजातीय में हमने देखा आ, ई, ऊ, और विजातीय में ए, ओ, औ, और सप्तंत्र में ए, ई, ऊ, री। अब हम देखते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण, जो कि जिन्हें हम ना तो स्वर और ना व्यंजन में रखते हैं, इन्हें और कुछ ही कहा जाता है। अब देखते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण की संख्या मतलब विभाजित करें तो इनको 3 प्रकार से विभाजित किया जाता है: अयोगवाह, अनुस्वार और विसर्ग। अभी हम देखते हैं परंपरागत अतिरिक्त वर्ण। परंपरागत अतिरिक्त वर्ण ये 3 प्रकारों में विभाजित किया गया है। पहला अनुनासिक, जिसे हम चंद्रबिंदु भी कहते हैं। यह इसके उच्चारण में मुख से ज़्यादा एवं नाक से कम वायु निकलती है। इसके उच्चारण में मुख से ज़्यादा परंतु नाक से कम वायु निकलती है। उन्हें हम कहते हैं अनुनासिक। अनुनासिक को हम चंद्रबिंदु से प्रेजेंट करते हैं। और यह हिंदी के शब्द होते हैं, हिंदी शब्द होते हैं ये। जैसे हम इन्हें तद्भव भी कह सकते हैं, जैसे गाँव, कांच आदि। अब इसका हम दूसरा रूप देखते हैं जो है अनुस्वार, जिसे हम इस तरह प्रेजेंट करते हैं। इसके उच्चारण में नाक से ज़्यादा एवं मुख से कम वायु निकलती है। इसके उच्चारण में नाक से ज़्यादा परंतु मुख से कम वायु निकलती है। उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जैसे और ये तद्भव
तत्सम शब्द होते हैं संस्कृत के, ये तद्भव होते हैं। जैसे चंद्र, तंत्र, कंठक आदि। आप देख रहे होंगे अनुनासिक में चंद्र बिंदु लगती है और अनुस्वार में चंद्र में अंकी बिंदु, दंत में अंकी बिंदु, कंठक में अंकी बिंदु लग रही है आदि। अब हम इसका तीसरा रूप देखते हैं जो है विसर्ग। इसका तीसरा रूप है विसर्ग। इसका तीसरा रूप है विसर्ग। जिसे हम इस तरह प्रदर्शित करते हैं और ये संस्कृत के शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होते हैं। हम लिख सकते हैं संस्कृत शब्दों में स्वर के बाद प्रयोग होते हैं। प्रयोग होते हैं जैसे प्रार्थना, दुख, हमने अभी परंपरागत अतिरिक्त वर्णों को जाना, जिसमें हम 3 प्रकार के प्रापरांकित अतिरिक्त वर्णों को पढ़ते हैं: अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग। अब हम जानते हैं कै, खे, पे और फे विसर्ग, मतलब कै, खे, फे विसर्ग के बाद आए तो उसको हम विसर्ग को नहीं बदलते, जो कि तो ही लिख देते हैं। देखते हैं कैसे। नोट करेंगे, यदि कै, खे, पे और फे के बाद विसर्ग हो यदि कै, खे, पे और फे के बाद विसर्ग हो तो विसर्ग नहीं बदलता। जैसे अधपतन, अधफलन, प्रहत्य काल। आप देख रहे होंगे मैंने लिखवाया है कै, खे, पे और फे के बाद यदि विसर्ग होता है तो वह नहीं बदला जाता, उसे जो कि त्यों लिख देते हैं। अब आप देखें, विसर्ग के बाद पे है, पे है, फे है, के है। यदि विसर्ग के बाद ये कै, खे, पे और फे आ रहे हैं तो विसर्ग नहीं बदलता, जो कि तो लिख जाता है। जैसे अब इसको हम ऐसे लिख देंगे, जैसे कि अधपतन, अधफलन और प्रहत्य काल। अब हमने जाना कै, खे, पे और फे के बाद यदि विसर्ग हो तो उसे नहीं बदला जा सकता।
एक व्यक्ति हुए पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी, जिनके अनुसार जो मैंने पढ़ाए थे परंपरागत अतिरिक्त वर्ण, अनुस्वार और विसर्ग, उन्होंने उसको स्वर नहीं कहा क्योंकि यह विसर्ग के बाद आते हैं। ये विसर्ग से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं, तो इन्हें व्यंजन भी नहीं कहा गया। तो इन्हें उन्होंने कहा अयोगवाह, यानी कि पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी के अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह कहा गया। अब नोट करेंगे, अयोगवाह इसलिए कहा गया है क्योंकि वह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं, इसलिए उन्हें व्यंजन भी नहीं कहा जा सकता, ना ही स्वर। तो उन्हें क्या कहा जा सकता है? अयोगवाह। पंडित किशोरी प्रसाद वाजपेयी, के अनुसार अयोगवाह, अनुस्वार एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा गया। एवं विसर्ग को अयोगवाह कहा गया। अयोगवाह कहा गया। क्यों कहा गया अयोगवाह? क्योंकि यह स्वर से पहले नहीं आते, क्योंकि यह व्यंजनों की तरह स्वर से पहले नहीं आते, बाद में आते हैं, इसलिए इसे व्यंजन नहीं कहा गया और ना ही स्वर, तो इन्हें अयोगवाह कहा गया। अब हम देखते हैं वर्गीय व्यंजन, जिनकी संख्या 25 है। कुल व्यंजनों की संख्या 33 और वर्गीय व्यंजनों की संख्या 25, जिसमें से हम देखेंगे कि इनको 3 भागों में बांटते हैं, 16, 4 और 5 में। अब देखते हैं वो कौन कौन से कहलाते हैं। वर्गीय व्यंजन, वर्गीय व्यंजन या व्यंजनों का विभाजन। वर्गीय व्यंजन जिनकी संख्या 25 है और कुल व्यंजन 33। तो हम वर्गीय व्यंजन देखते हैं। कै, खे, गे, घे, अंगा, चे, छे, जे, झे, अन्या, ते, है, बे, धे, पढ़े, दे, है, दे, धे, ने, पे, फे, बे, भे, में। अब हम ये पंचमा अक्षर को अलग करते हैं और इसमें इसको जोड़ते हैं और ये इसमें इसको नहीं जोड़ते, ये अलग हटा, खाली ये। अब इसमें ये तो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और ये है 4 और ये है 5। तो अब इन हम 16, 4 और 5 को क्या नाम दिया है, क्या नाम से पुकारते हैं, अब देखते हैं। यानी कि 16 है, 16 को हम कहते हैं स्पर्शीय व्यंजन। स्पर्शीय व्यंजन
यानी कि हम कै खे गे घे ते ठे डे घे ते ठे दे धे पे पे वे पे पे वे घे को स्पर्शीय व्यंजन कहते हैं। और इन चे छे जे झे को हम कहते हैं स्पर्श संघर्षी। स्पर्श संघर्षी स्पर्श संघर्षीय। और इन 5 को कहते हैं हम नासिकीय। नासिकीय व्यंजन। अब व्यंजनों का विभाजन भी आपको समझ में आया होगा। कुल व्यंजनों की संख्या है 33 और वर्गीय व्यंजन है हमारे 25, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। क्योंकि ये वर्ग के आकार वर्ग बनाते हैं तो इन्हें हम वर्गीय व्यंजन कहते हैं। और वर्गीय व्यंजन को भी हम 16 जो स्पर्शीय व्यंजन है और 4 स्पर्श संघर्षीय व्यंजन है और 5 नासिकीय व्यंजन है। नासिकीय व्यंजन में एक और ऐड होता है, वो होता है ये, पर इसे हम बाद में ऐड करते हैं जब पूछा जाता है हमसे। वैसे स्पर्शीय व्यंजनों में की संख्या 5 है, जो कि ये ऐड है। अब हम देखते हैं अंत्यशत व्यंजन घेरे लेवे, और इनको हम किस नाम से जानते हैं। अंत्यशत व्यंजन अंत्यशत व्यंजन। अंत्यशत व्यंजन की संख्या 4 है। वही ये, रे, ले और वे। ये और वे को हम कुछ अलग कहते हैं, और रे और ले। ये और वे को हम अर्धस्वर भी कहते हैं। अर्धस्वर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यह कई जगह उपयोग हो जाते हैं। जैसे हम कहें कोआ, महिला आदि में ये प्रयोग हो जाते हैं। और हम देखते हैं कैसे। जैसे हम ले आइए, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आइए, यानी कि ये आ जाएगा आइए। और जैसे कोआ, हम इसको कोआ को क्या लिख सकते हैं, कोवा। हम इसे लिख सकते हैं कोवा। कोवा है, जैसे हम लिखते हैं कोवा। ऐसे ही महिला को महिला ऐसे लिख सकते हैं। तो अर्धस्वर कहा जाता है। और ले को हम कहते हैं विंधित और परंपरिक व्यंजन। और लय को हम कहते हैं पार्श्व व्यंजन। अब हमने अंत्यशत व्यंजनों को जाना, और अब हम जानते हैं ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन की संख्या भी 4 है। से है।
ऊष्मीय व्यंजन। ऊष्मीय व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 है। ऊष्मीय व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, इनकी संख्या 4 है। इनके उच्चारण में इनका अर्थ क्या है? इनके उच्चारण करते समय गर्म ऊष्मा बाहर निकले एवं श्वास जोर से खींचना पड़े, ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। इसमें लिखेंगे उच्चारण में गर्म ऊष्मा बाहर निकले, गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है, गर्म ऊष्मा बाहर निकलती है और जोर से श्वास खींचना पड़ता है। श्वास खींचना पड़ता है और इनकी संख्या 4 है। वो है से और है। अब हमने देखा ऊष्मीय व्यंजनों को, और जिनकी संख्या 4 है वो इस प्रकार है, से है। अब हम देखते हैं आगत स्वर। आगत स्वर वे स्वर होते हैं जो अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखा जाता है, वह आगत स्वर कहलाता है। जैसे आगत स्वर। आगत स्वर कौन से होते हैं? तो आगत स्वर को हम लिखेंगे अंग्रेजी शब्द को हिंदी में लिखना, अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखना आगत स्वर कहलाता है। जैसे हम कॉलेज लिखते हैं, आगत स्वर यही होता है, ये। जैसे हॉस्टल, जैसे नॉलेज आदि। हमने देखा आगत स्वर वे स्वर होते हैं जो अंग्रेजी शब्दों को हिंदी में लिखा जाता है, वह आगत स्वर कहलाते हैं। अब हम देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर वर्गों का विभाजन। मैंने देख लिया। उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन। उच्चारण के आधार पर वर्णों का विभाजन। जैसे कैट, हेड, बैट, हेड, अंडा, चेयर, छः, जय, छः, अय्या, पैर, है, पैर, है, अरे, पैर, है, पैर,
झे में पे 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 है में। यानी कि ये होते हैं क वर्ग के व्यंजन, ये होते हैं च वर्ग के, ये होते हैं ट वर्ग के, ये होते हैं त वर्ग के और ये होते हैं ट वर्ग के। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ क वर्ग के व्यंजन। ये क वर्ग के व्यंजन होते हैं, ये च के, ये ट के, ये त के और ये ट के। और इसे हम कहते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होश, यानी कि होठ जो उच्चारण में आए, यानी कि कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होश। तालु, मूर्धा, दंत और होश, इनको ही हम कंठव्य, तालव्य, मूर्धव्य, दंतीय, होष्टीय कहते हैं। ये बोर्ड पर नहीं आ रहा, आप समझ लेंगे। और इसमें ही हम ऐड करते हैं ए, आ, है और विसर्ग। ए, हा, है और सभी विसर्ग। इसमें करते हैं ई, ये और से। इसमें करते हैं ले, से, जे। और इसमें करते हैं ले, से, जे, ये से, अब हम देख रहे हैं उच्चारणों के आधार पर वर्णों का विभाजन, जिसमें हम देखते हैं क वर्ग के व्यंजन। क वर्ग के व्यंजन होते हैं के, खे, गे, घे, अंगा। और च वर्ग के व्यंजन चे, छे, जे, झे, अंगा। ट वर्ग के व्यंजन टे, ठे, डे, डे, अणे। ते वर्ग के व्यंजन ते, ठे, दे, धे, ने। पे वर्ग के व्यंजन पे, फे, वे, भे, में। जिसे हम कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, होठ के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं के, तो के कंठ से बोलते हैं, तालु से चे, तालु से बोलते हैं, मूर्धा, दंत, होष्ट। और इसे ही हम कंठव्य, तालव्य, मूर्धे, दंते, होष्टे के नाम से जानते हैं। और इसी में हम ऐड करते हैं ए, आ, है और विसर्ग, ई, री, ये, से, रे, री, से, रे, ले, से, जे, उ। हमने देखा उच्चारणों के आधार पर वर्णों का विभाजन। अब हम देखते हैं जो हमारे जातीय विभाजन में सजातीय स्वर थे, जिनकी संख्या 4 थी, ए, आई, ओ, औ। उनको हम किस उसमें बांटते हैं? कंठ, तालव्य, कंठ, होष्ट, किसमें बांटते हैं? उससे पहले हम देखते हैं, चलो उसे देखते हैं।